हेलो नमस्ते, मेरा नाम है प्रथम द्विवेदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। छत्तीसगढ़ के कथित घोला लेवी घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, प्रदेश के और विधायक समेत कई नेताओं के यहां छापेमारी को अंजाम दिया। ईडी की एक छापेमारी तब हुई है जब कांग्रेस रायपुर में 24, 25 और 26 फरवरी को होने वाले महाअधिवेशन की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो ईडी उन लोगों की जांच कर रही है जिन्हें मौजूदा सरकार में कथित कोयला लेवी घोटाले में लाभ मिला है। यह आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हुआ है और इस घोटाले में वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता और बिचौलियों के शामिल होने की आशंका है। ईडी के द्वारा जुटाए गए सबूतों के अनुसार आरी डोंगरी माइंस के टेंडर की भी जांच की जा रही है। इस माइन को कांग्रेस ट्रेजरर से जुड़ी एक कंपनी ही हैंडल कर रही है। ईडी की चार्जशीट में जानकारी दी गई है कि उन्हें आरोपी सूर्यकांत तिवारी के ठिकाने से एक डायरी मिली है जिसमें नौकरशाहों, विधायकों को दिए गए पैसों और कुछ बेनामी ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया गया है। इस डायरी के अनुसार 52 करोड़ रुपए कांग्रेस के सीनियर नेता को दिए गए, 4 करोड़ रुपए कांग्रेस के कुछ विधायकों को दिए गए, 6 करोड़ रुपए कुछ पूर्व विधायकों और नेताओं को दिए गए, 4 करोड़ रुपए बेंगलुरु भेजे गए और 170 करोड़ रुपए बेनामी हैं और मनीष उपाध्याय और जय के माध्यम से सौम्या चौरसिया को 36 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये तो है नेताओं और नौकरशाहों पर लगे आरोपों और ईडी को मिले सबूतों की बात। अब बात कर लेते हैं इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और पार्टी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को दुर्भावना से प्रेरित बताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इन रेट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन रेट्स ने हमें प्रधानमंत्री और उनकी थर्ड रेट पॉलिटिक्स के खिलाफ आक्रामक होने के लिए बूस्टर डोज दे दिया है। वहीं पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने ईडी की रेड्स को पार्टी के महाअधिवेशन से जोड़ते हुए कहा कि यह हमें हतोत्साहित करने के लिए है। सुनिए उनका बयान और फिर करेंगे आगे की बात। ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई तो भारत जोड़ो यात्रा से ही है। उसके बाद अदानी जी का मामला इतना तूल पकड़ गया कि उससे भी घबरा गए। और हमारा महाधिवेशन जो रायपुर में होने वाला है 3 दिन का, 24, 25 और 26 तारीख को फरवरी की, ये उसमें हमें हतोत्साहित करने के लिए इनको लगता है कि हम डर जाएंगे, तो इन्हें अभी मालूम नहीं है कि हम किस मिट्टी के बने। दिल्ली के साथ साथ रायपुर में भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शैलजा कुमारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार को दमनकारी सरकार बता दिया। सुनिए उनका यह बयान और फिर आपको सुनाएंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को घेरा। साथियों, ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन और मजबूत होकर आगे निकलेंगे और ये कोई भी हथकंडे अपनाए, लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं, संसद में इनका विश्वास है नहीं। अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जिस प्रकार, जिस बेशर्मी से दुरुपयोग हो रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के हमारे साथ, आपकी आवाज को भी दबाया जाता है। या तो उनकी लाइन पर चलिए वरना मीडिया को भी बख्शा नहीं जाएगा। या तो बड़े बड़े हाउसेस से मीडिया हाउस खरीदवा दिए जाते हैं ताकि इन्हीं की आवाज सुनाई दे और आम लोगों की आवाज ना उठे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले पर रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ईडी के प्रेस नोट से पहले रमन सिंह का प्रेस नोट जारी हो जाता है और वो हूबहू ऐसा ही होता है जैसा ईडी का प्रेस नोट होता है। सुनिए उनका बयान। ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह का प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? तो एक तरफ इन रेट्स को लेकर कांग्रेस तमतमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस मामले को
पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है। एक कार्यक्रम के दौरान इन रेड्स पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां एक लंबे समय तक मामलों में होमवर्क करती हैं और जब उनके हाथ में पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत होते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी के मामले में स्पेशली जब भेजे गए सवालों के पूरे जवाब या संक्षिप्त जवाब मिल जाते हैं तो ही वो रेड करने जाते हैं। ये एक रात में नहीं हो सकता है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि यह अजीब है कि ऐसी पार्टी जिसके पूर्व अध्यक्ष भ्रष्टाचार और पैसों के हेरफेर को लेकर मामले में बेल पर हैं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कुछ दिनों पहले जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था सीबीआई के द्वारा, तब भी उन्होंने कहा था कि एमसीडी के महापौर के चुनाव की तारीख तय करने के लिए निगम की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, इसीलिए भाजपा उसका बदला ले रही है। भाजपा सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मेरे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आयुष पांडे जुड़ रहे हैं। चारू जी, अभी मैंने बताया किस तरह से मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले आज जैसे कि मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही। उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ये पहली बार नहीं है जब आप पर ये आरोप लग रहे हैं। बार बार यही आरोप कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां आप पर लगाती रही हैं। चारू जी, मुझे लगता है चारू जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए मैं आयुष जी के पास चलता हूं। आयुष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप सुन सकते हैं मुझे? आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है उनका मैंने बयान भी बताया आपको और उनका कहना है कि जो भी एजेंसियां हैं वो होमवर्क करके जाती हैं। जब तक उनके पास ठोस जानकारी नहीं होती है, एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, प्रथम दृष्टया जानकारी नहीं होती है, तब तक वो रेड नहीं मारते। तो फिर आप कैसे दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं? जी, प्रथम जी, स्कूल में भी जब बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो टीचर को पता होता है कि जब बच्चा कल लौटेगा तो किस समय स्कूल लौटेगा और होमवर्क पूरा करके लौटेगा। आपने अभी एक डायरी का जिक्र किया। एक मामले में मैं बताना चाहूंगा, 2015 में यही छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही एक नान घोटाला सामने आया था, जहां पर सरकार पर गरीबों का चावल खा जाने का आरोप लगा था। एक बहुत ही बड़ा घोटाला था जिसकी जांच ईडी पिछले 4 साल से कर रही है। ऐसा कौन सा कठिन होमवर्क है कि 4 साल में अब तक पूरा नहीं हो पाया है? 36,000 करोड़ का घोटाला है। उस घोटाले का पैसा कहां गया? नागपुर गया, दिल्ली गया, लखनऊ गया, पैसा तो कहीं ना कहीं गया ही है। मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं हुई है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पिछले 4 साल में उस होमवर्क को पूरा कर पाई है या नहीं कर पाई है, उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए। और ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुआ करती थी, इस कथित अमृतकाल में वो इलेक्शन डिवाइस बन गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में जब 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है तो तुरंत ही यहां पर एजेंसियां आनी शुरू हो जाती हैं। कभी आईटी आती है, कभी ईडी आती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रचार के लिए झारखंड जाते हैं, वहां से वापस लौटते हैं, प्रदेश में ईडी आ जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आसाम जाते हैं, वहां से लौटते हैं, ईडी आ जाती है। उत्तर प्रदेश जाते हैं, वहां से लौटते हैं, ईडी आ जाती है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बतौर ऑब्जर्वर जाते हैं और वहां से वापस लौटते हैं। वहां के लोग हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल को, कांग्रेस के मॉडल को पसंद करते हैं। वहां पर कांग्रेस की सरकार आती है, ईडी आ जाती है। राजस्थान का भी आप देख लीजिए, चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी योजना इस देश में इस समय लॉन्च होती है, वहां पे ईडी आ जाती है। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का अनाउंसमेंट होता है जून के महीने में। 3-3, 4-4 दिन तक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की 3-4 दिन तक लगातार ईडी क्वेश्चनिंग करती है। और अभी जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि अगले 24, 25, 26 तारीख को रायपुर में 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है, 20 तारीख को आज के दिन यहां पर छापा पड़ने लगता है, रेड आ जाती है।
इसकी जो टाइमिंग है, जो क्रोनोलॉजी है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से ईडी को इलेक्शन डिवाइस के तरीके से यूज करती है, या फिर एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में जनता आज उनको जान रही है, उनका पुराना होमवर्क कहाँ है, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है? चारू जी, आपने सुनी क्या बातें जो आयुष जी ने कही हैं, वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर। बिल्कुल, क्या जवाब देंगे? जी ऐसा है प्रथम जी, पहली बात तो जब ईडी रेड करती है वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उस रेड से पहले महीनों सालों की मेहनत होती है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की। आयुष जी से केवल एक प्रश्न पूछूंगी और फिर केस का बैकग्राउंड बताऊंगी। जब छापा पड़ता है और कोल्ड हैड का कैश रिकवर होता है, तो क्या वो छापा ठीक नहीं पड़ा? क्या वो छापा नहीं पड़ना चाहिए था? तो यहाँ पर तो प्रूफ छापे के साथ ही मिल जाता है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस पर आते हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कि एक कोल रिच स्टेट है। यहाँ पर कोयले की खदानें हैं और सरकार इन खदानों को लीज आउट करके बहुत सारे अपने दोनों तरीके से काम करती है। ऑफिशियली भी उनसे टैक्स लेती है, लेकिन इस केस में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनऑफिशियली 25 रुपए पर टन लेना शुरू कर दिया हर उस ट्रांसपोर्टर से जो 1 टन कोल कहीं पर भी लेकर जाना चाहता है। मोटा हिसाब 1 साल में 500 करोड़ इकट्ठा होने का है। 500 करोड़ 1 साल में, आप 5 साल में अंदाजा लगा दीजिए कितने पैसों का घपला है। सुनने में 25 रुपए टन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता, लेकिन जितना कोल छत्तीसगढ़ से निकलता है 500 इंटू 5, 2500 करोड़ की तो बात मैं ही कर रही हूं। और जितना इतना पता चल गया है तो इससे ज्यादा गहरा मामला होगा। अच्छा, ये कोई आज का केस नहीं है, पहले से इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। आपको याद होगा अक्टूबर 2022 में जब ईडी ने रेड करी थी, 40 जगहों पे ये रेड करी गई थी। इन रेड्स में पैसा बरामद हुआ था, 4 करोड़ से भी ज्यादा कैश था, बहुत सारे वैल्यूएबल्स थे, महंगी महंगी वस्तुएं थी और इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले थे। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही केस आगे चला था। जनवरी में फिर हमने देखा कि 4 लोग अरेस्ट हुए थे और ये कोई सामान्य 4 लोग नहीं थे। ये हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के राइट हैंड सौम्या चौरसिया थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, सूर्यकांत तिवारी थे, सूर्यकांत तिवारी के चाचा जी थे और एक आईएएस ऑफिसर समीर बिश्नोई थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और ये सीएम के क्लोजेस्ट सर्कल्स में कोर ग्रुप के ये लोग हैं। तो इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि प्रूफ था। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब जब इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करा गया, उसके दौरान ये आज की रेड्स कंडक्ट हुई हैं। तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ठहराया है कि ईडी अपना काम कर रही है, करने दिया जाए। विपक्षी नेताओं को प्रॉब्लम क्यों होती है? आपको याद होगा इससे पहले ईडी का बड़ा शोर मचा था वेस्ट बंगाल के लिए, लेकिन जहां जहां छापा मारा था आपने देखे कैसे ढेर के ढेर मिले थे पैसों के अलमारियों के अंदर। नहीं, लेकिन चारू जी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है जो आयुष जी ने भी जिसे बड़ी प्रमुखता से उठाया है, वो ये है कि टाइमिंग क्यों इस तरह के इवेंट से मैच कर जाती है। ऐसा लगता है कि ये सारी एजेंसियां सबूत इकट्ठा करके रखती हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं, इस तरह के आरोप लगते हैं, तभी मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं प्रथम जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये होता है कि क्या इकट्ठा करके रखा जाता है सबूत की टाइम आए, जब बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग मिले तो तुरंत लोहा गर्म है हथौड़ा मार दीजिए। ये तो प्रथम जी देखो, मेरा मानना ये है, लॉजिकली स्पीकिंग ये है कि जब इतना बड़ा देश है हमारा, कितना बड़ा देश है, कितने यहाँ पर प्रदेश हैं, कितने यहाँ केसेस चलते हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां कितनी कितनी बातें करती हैं, आपको लगता है कि ईडी के पास फुर्सत है ट्रैक रखने की? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यही रेड 2-3 हफ्ते पहले पड़ी होती तो कहते हैं हमारे भारत जोड़ो का समापन हो रहा है इसीलिए रेड करी गई है। आज ये रेड हुई है तो कहते हैं हमारा तो प्लेनरी सेशन शुरू हो रहा है इसीलिए रेड करी गई है। 2 महीने बाद कोई और एक्टिविटी हो रही होगी। तो ये देश तो रोज चलता है, सारी पार्टीज की एक्टिविटीज रोज चलती हैं, ईडी की एक्टिविटीज रोज चलती हैं। आपके चारू जी वही तो ये कहते हैं कि इनका कहना है कि, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, इनका तो यही कहना है कि आपकी पार्टी के नेताओं से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं एजेंसियों को
आज भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि रमन सिंह की जो प्रेस नोट है और ईडी का प्रेस नोट उठा दी के देख लीजिए, कंटेंट एक ही है, रमन सिंह पहले और बाद में ईडी के प्रवक्ता रिलीज करते हैं उसको। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो छोटे छोटे पॉइंटर्स बीच में छोड़ देते हैं ना कांग्रेस वाले, वो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी एक क्वेश्चन मार्क तो छोड़ ही देते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि भाजपा के नेताओं को पहले ही पता चल जाता है इन सब चीजों का। ये तो देखो इनके बस कहने भर की बात है। आप टाइमिंग देख लीजिए, प्रेस नोट आता है या प्रेस रिलीज होता है या उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये तो जो ऑफिसर्स होंगे वही आपको अपडेट करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, ये कोई नया केस नहीं है। इस केस में महीनों सालों से छापेमारी चल रही है, चल रहे हैं, रिकवरी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, रिकवरी चल रही है। तो ये लोग शोर तो मचाते हैं, हाय हाय हमारे घर ईडी आ गई। ये शोर क्यों नहीं मचाते कि ईडी आई और पैसा बरामद करके गई, ईडी आई और शेडी पेपर्स बरामद करके गई। ईडी आई और अरेस्ट इसीलिए हुए थे क्योंकि लिंक्स निकल आए स्कैम के। ईडी आई और पता चला कि किस तरीके से जनता को लूटा जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है इलीगली, और इस पैसे को पार्टी फंड में डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो पार्टी फंड में डाइवर्ट करने के लिए क्या आप लोगों से पैसा बनाओगे? क्या आप ये देखोगे कि जब कोल की खदानों से कोल ट्रांसपोर्ट होता है, आप हर ट्रक पर पैसे लोगे और ये पैसा बटोर के बैठोगे, अपने क्लोजेस्ट लोगों से काम करवाओगे? भाई उन्हीं के घर से तो बरामद हुआ है ना पैसा। देखिए बॉटम लाइन ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जितने ऑफिसर्स भी हैं वो इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इनको बहुत लंबे समय रहना है। ये सरकार की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये अपना काम करते हैं और इन्हें अपने काम करने की पूरी पूरी आजादी है। हमारे यहाँ पर बार बार कांग्रेस ये भी कहती है टाइमिंग वो देखते हैं, इलेक्शन के साथ जोड़ के देखते हैं। भाई हर 4 महीने में नया इलेक्शन शुरू हो जाता है, हर 4 महीने में नए प्रदेश में नए तरीके से काम कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। तो क्या हमारी एजेंसीज अपना काम करें या आपके टाइम टेबल को चेक करें कि आप बिजी तो नहीं है, आपका प्लेनरी सेशन तो नहीं है? आप ये क्यों नहीं बताते? आयुष जी से आप ये पूछिए, ये बताइए 4 करोड़ रुपए और पता नहीं उससे 4 गुना ज्यादा महंगी वस्तुएं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जब आपके नेताओं के घर से बरामद हुए थे, उसका एक्सप्लेनेशन आप क्यों नहीं देते? ठीक है, आयुष जी से सवाल पूछ लेता हूं। आयुष जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा बहुत बड़े, जिस तरह से कैश की बरामदगी हुई है ईडी के रेड्स में, आपके बड़े बड़े नेताओं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। और जिस तरह से पर कुंटल जो 50 रुपए की जो उगाही की बात चल रही है, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? 25 रुपए, माफ कीजिएगा 50 में बोल गया जल्दबाजी में। 25 रुपए पर कुंटल की जो उगाही की बात सामने आ रही है, जिस डायरी की बात सामने आ रही है, उस पर भी आपने बात कही थी, उन पर क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जो आपकी पार्टी पर भी एक समय ऐसा था जब इसी तरह के आरोप लगते थे कि सीबीआई जो है पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने ही मालिक की बोली बोलता है। जी प्रथम जी, पहली बात तो यह है कि अभी जिक्र आया कि नोट बरामद हो रहे हैं, रुपए बरामद हो रहे हैं, बोरे बरामद हो रहे हैं और जाने क्या क्या बरामद हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 5 बजे से रेड शुरू हुई है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। और ये हमने आरोप लगाया था कि पहले रमन सिंह के पास वो प्रेस रिलीज आ जाती है, उसके बाद ईडी उसको रिलीज करती है। मुझे लग रहा है कि शायद चारू जी के पास भी प्रेस रिलीज पहले से आ चुकी होगी, इसलिए वो कह रही हैं कि रुपया बरामद हुआ है। अभी तक तो रेड जारी है, पहली बात। दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट प्लीज। रुपया अक्टूबर में बरामद हो गया था, अक्टूबर में बरामद हो गया था। दूसरी बात आपने जो सवाल किया, दूसरी बात आपने सवाल किया, एक सेकंड, हम ऐसे डिबेट नहीं करते जब किसी के ऊपर कोई बोल रहा हो, तो वो कहना चाह रही कि नहीं, आप चारू जी ने आपके माध्यम से सवाल पूछे हैं, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ शब्द से। उनका कहना है कि जो गलत बात कह रहे हैं चेक कर लीजिए, वो करेक्ट करना चाह रही है। पहले की रेड, अक्टूबर में जो पहले रेड हुई थी तब कैश की बरामदगी हुई थी, अभी की बात नहीं कर रही वो। अब आप बात जारी रखिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने अभी बात की कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे एजेंसियों के दुरुपयोग के। 2004 से 2014 के बीच यूपीए की सरकार के दौरान ईडी ने केवल 112 छापेमारी की है और 2014 से लेकर 2022 तक इन 8 सालों में 3010 छापे हुए हैं। उसमें से 95% छापे जो हैं वो विपक्ष के लोगों पर हुए हैं। इसमें कांग्रेस पर 24 बार, टीएमसी पे 19 बार, एनसीपी पर 11 बार और अन्य पार्टियों पर अनेक बार। और कन्विक्शन रेट कितना है
अपराध दोष कितनों पर सिद्ध हुआ है? 0.57%। यानी कि अगर 100 लोगों पर भी चार्ज लगते हैं तो एक आदमी पर भी ये दोष सिद्ध नहीं कर पाई है ईडी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक इलेक्शन डिवाइस है। और रही बात अभी जो आज छापे पड़ रहे हैं उनकी, उनमें आप ये देखिए कि छापे पड़ किन पे रहे हैं। मैं आपका बस 30 सेकंड लेना चाहूंगा। छापे पड़ रहे हैं राम गोपाल अग्रवाल और गिरीश देवांगन पर। ये कौन है? एक कोषाध्यक्ष है, एक पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष है। इनका भी वर्तमान में काम क्या है कि संगठन ने इनको महाधिवेशन की जिम्मेदारी दी हुई है, ये उसमें समन्वय कर रहे हैं। दूसरा छापा पड़ रहा है विनोद तिवारी के यहाँ पे। विनोद तिवारी कौन है? हाउसिंग बोर्ड में डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रमन सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की है। हाईकोर्ट इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से जवाब मांग रहा है, उन पर छापा पड़ रहा है। तीसरा छापा किस पे पड़ रहा है? देवेंद्र यादव पर। हमारे भिलाई से युवा विधायक है। जब दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक होती है, उसके बाद 150 वॉलंटियर की टीम लेके भारत जल्दी से आयुष जी एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, उन पर जो है छापा पड़ रहा है। चलिए चारू जी बोलना चाह रही हैं। एक छापा और है, एक छापा और है, 10 सेकंड। आरपी सिंह पर। आरपी सिंह कौन है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अभी पूर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रमन सिंह के सड़क घोटाले को उजागर किया था। आप संयोग और प्रयोग को मिक्स नहीं कर रहे हैं। आप पहले प्रयोग करते हैं, फिर प्रयोग के हिसाब से अपना संयोग निर्मित करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चारू जी इलेक्शन डिवाइस। आयुष जी की बात से मैं एक सवाल भी जोड़ रहा हूं। आयुष जी की बात से एक सवाल भी जोड़ रहा हूं। बीएस येदियुरप्पा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही रेड्डी बंधु पर कई आरोप लगे थे, जिन पर खनन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में रहते थे तो बीजेपी ने उन पर अमेरिकी कंपनी लुइस बर्गर को ठेके सौंपने का आरोप लगाए थे, और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई मामला ठंडे बस्ते में चला गया। व्यापम घोटाले का अब जिक्र देखने को नहीं मिलता है। और इसी तरह बीएस येदियुरप्पा के ऊपर जो आरोप लगे थे वो भी जब भाजपा में आ गए तो वो भी गायब हो गया अचानक से। ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा करता है। जो उन्होंने बात बताई कि 95% जो मामले आते हैं जहां पर छापेमारी होती है तो वो विपक्ष पे होते हैं, तब तो सवाल तो बनेगा ही ना कि ये क्या है। मतलब एक ही तरफ के लोग सब घोटाले कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। जी प्रथम जी, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि आयुष जी ने सारी राम कहानी तो सुनाई होगी, कहाँ कहाँ छापा पड़ रहा है वो आपको गिनवाया होगा, लेकिन इस बात पर कुछ नहीं बोले कि पिछली बार के छापों में पैसा भी, सामान भी और कागज भी सब बरामद हुए थे। वो भूल गए, बहुत कन्वीनियंटली भूल गए, और आपने भी प्रथम जी उनसे जवाब नहीं लिया। तो मैं फिर से आपसे कहूंगी, फिर से ये प्रश्न पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि अभी तो छापेमारी चली रही है, चारू को कैसे मालूम? चारू के पास भी कोई प्रेस रिलीज आया क्या? पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने आप को अपडेट करके किसी भी डिबेट या किसी भी टॉक पर आइए। आपको पता होना चाहिए ये नया केस नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक सिविल केस का साइकिल कितना बड़ा होता है। अगर कोई कोर्ट में किसी का भी केस चल रहा है, आप चाहे हिमंता दादा की भी आप बात करें, आप रमन सिंह जी की भी बात करें, खुद आप बोल रहे हैं हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो आयुष जी जाकर चेक कर लीजिए कि एक केस की लाइफ कितनी होती है। पहली बात। दूसरी बात, आप बता दीजिए कि आप उन पैसों को कैसे भूल जाते हैं जो बरामद हुए हैं। और तीसरी बात, जब ईडी का एक केस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, या पहले अगर कोई एक्टिविटी जिस तरीके से वो अंडरग्राउंड काम करना शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं, भाई छापा वहीं मारते हैं ना जहां पर कुछ रिकवरी हो रही है, और होती है रिकवरी। एक हमारी न्याय व्यवस्था में एक प्रॉब्लम है, वाटर टाइट केस बनाना पड़ता है, और वाटर टाइट केस बनाने में कभी कभी समय बहुत ज्यादा निकल जाता है। मैं खुद वकील हूं, मैं कहती हूँ इस सिस्टम को बदल देना चाहिए। कुछ केसेस में, आजकल कुछ केसेस में हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, हमें एक सिस्टम पर आना पड़ेगा जहां हर चीज में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लग पाए, कि हम 10-10 साल तक एक केस को लेकर बैठे ना रहें और पुरानी बातें जाकर हमको चेक ना करनी पड़े। पर ये फैक्ट है, आप जाकर चेक कर लीजिए। अब वापस आते हैं इस केस के ऊपर और इस केस के डिटेल्स के ऊपर। देखिए, मनी की ट्रेल्स पाई गई हैं। जो कंप्लेंट हुई, तो ओरिजिनल कंप्लेंट यहाँ पर थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंप्लेन करके ये बोला कि यहाँ पर एसेट्स हैं जो मैच नहीं होते, यहाँ पर कैश डीलिंग्स हैं जो अप्रोप्रिएटेड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कंप्लेंट के ऊपर ईडी ने ये छापेमारी शुरू करी 2 साल पहले। तो 2 साल से आज तक कितने छापों में क्या क्या बरामद हुआ है, आयुष जी आप जानते हैं। प्रवक्ता बनकर टीवी पे बैठना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं, अक्टूबर में आप ही के नेताओं के घर से 4 करोड़ से ज्यादा
और उसके बाद 10 करोड़ से ज्यादा का सामान अगर बरामद हुआ और आपको पता ही नहीं और आप फिर भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपना होमवर्क नहीं कर आए। ठीक है आयुष जी, यहाँ पर ये बात भी कई बार पूछी जाती है कि ये सवाल भी खड़ा होता है कि आपने कह दिया ठीक है, ये बदले की भावना से एजेंसीज का काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती हैं। अगर तर्क के लिए मान भी लिया जाए तो आप लोग क्यों मौका देते हैं? क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो दुर्भावना से की गई है, जिसमें फैक्ट्स गलत तरीके से सामने लाए गए हैं, वो तो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी। ऐसे मामलों में तो ईडी और सीबीआई की बुरी फजीहत होगी। तो फिर इस तरह का मौका क्यों दिया जाता है और इस तरह की बातें क्यों सामने आती हैं? धुआं हो, आग होगी तभी तो धुआं सामने आता है। अब वो भी खुद कह रही हैं, उनको इस बात को कहने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि कैश की बरामदगी हुई है। प्रथम जी, मैं चारू जी की बात को पूरी तरह सुना है। वो जिस केस का जिक्र कर रही हैं और जिन पूर्व के छापों की बात कर रही हैं, उसमें निश्चित तौर पर जो भी आरोप लगाए गए हैं और उसका पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस मामला है, सब अपना अपना पक्ष उसमें रख रहे हैं। मैं सिर्फ किसी भी जांच एजेंसी ने अगर कोई सवाल उठाया है और वो मामला न्यायालय में है, वो चल रहा है, उस पर उस न्यायिक प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। यहाँ पर सवाल जो उठ रहा है वो टाइमिंग पे उठ रहा है, सवाल जो उठ रहा है वो एजेंसियों के दुरुपयोग पे उठ रहा है। आज देश का एक विश्व का नंबर 2 का आदमी जो है 23वें नंबर पर पहुंच जाता है, उस पर कोई जेपीसी की जांच की मांग होती है, उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसको डिफेंड करने लग जाती है। राफेल डील पर जेपीसी की मांग होती है, उस मांग को नहीं माना जाता है। छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस के 20 से 25 नेता और टॉप लीडर से पूरी नक्सली हमले में खत्म हो जाती है। उसकी जांच की एनआईए जांच कर रही है, वो जांच नहीं अब तक हो पाती है। मनी लॉन्ड्रिंग 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाले में छत्तीसगढ़ में होती है, उसकी जांच अब तक नहीं हो पाती है। उसकी जांच के लिए भूपेश बघेल जी डायरेक्टर ईडी को पत्र लिखते हैं कि 6000 करोड़ का यहाँ पर चिटफंड घोटाला हुआ है, उसकी जांच कीजिए। गृह मंत्री जी को पत्र लिखते हैं, उसकी जांच कीजिए। उसकी जांच अब तक शुरू नहीं होती है। तो बात यहाँ पर जो है वो एजेंसियों के दुरुपयोग की है, एजेंसी की टाइमिंग पर है। और उन्होंने मेरे होमवर्क के लिए कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा होमवर्क एकदम दुरुस्त है। और मोदी जी का जो होमवर्क है वो आजकल 18 घंटे नहीं 24 घंटे कर रहे हैं। उनको कहिए कि अपने होमवर्क को थोड़ा सा सुधार लें, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी 15 साल की सत्ता को 15 सीट पर समेट दिया था। वो खींच है, वो टीस है आपके अंदर, हम समझ रहे हैं। और इसलिए आप लगातार आते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के लोग भी अब कह रहे हैं कि ईडी के लोगों को अब यहीं पर परमानेंट अपने सपरिवार यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप आते जाइए, हम स्वागत करते जाएंगे। बात यहाँ पर सिर्फ एजेंसी के दुरुपयोग की है। और 2014-15 में शारदा नारदा स्कैम में हेमंता विश्व शर्मा की आपने भी बात की, उस पर उसकी जांच कहां गई? अब तक येदियुरप्पा की जांच कहां गई? रेड्डी बंधु की जांच कहां गई? एक बात पूछना चाहता हूं मैं ये सब कहां गए? इनको आपने फेयर एंड लवली का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। एक सवाल पूछना चाहता हूं, 26 जुलाई को 2022 में आपकी पार्टी समेत कई सारी विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था और उसमें आपने केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया था। आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं तो यहाँ और लेकिन प्रूफ कुछ नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ स्ट्रैटेजी आपको बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी आपकी बाउंसर जितनी भी बाउंसर मारी है वो तो डक कर जाते हैं। उनका कहना है कि एजेंसियां नियमों का पालन कर रही हैं, सभी चीज़ें देखने को जनता के सामने है, रिकवरी हो रही है। फिर कहाँ से गलत हो गई? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीएमएलए एक्ट में जो संशोधन किए गए थे उनके खिलाफ पार्टी 17 विपक्षी दल संयुक्त रूप से जो है उसकी शिकायत की थी और उसमें कपिल सिब्बल जी भी शामिल थे, एक जो समाजवादी पार्टी से अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, तो वो भी उसमें शामिल थे। तो उसके बाद फिर हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में इन्वॉल्व हो गए थे। जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है। वो पीएमएलए एक्ट का जो संशोधन है वो ईडी जो है वो प्रधानमंत्री जी के हाथ को और फ्री हैंड बना देता है कि ईडी का वो जैसे जब जैसे चाहे जहां चाहे उपयोग करना चाहे वैसे कर सकते हैं। उसको अब हम लोग आगे परस्यू करेंगे निश्चित तौर पर, मैं स्वीकार करता हूं। मैं प्रथम जी जवाब दे दूं प्लीज? जी बिल्कुल।
देखिए कितने कन्वीनियंस के साथ आयुष ने कहा कि जो पिछली बार पैसे बरामद हुए वो तो सब जुडिस है, लेकिन इस बार जो छापे पड़ रहे हैं वो गलत हैं, उसको ये सब जुडिस या अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं मान रहे। तो इन्हें भी मालूम है कि ये इक्वल प्लैंक पे प्ले नहीं कर रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनको लगता है कि हर बात में अडानी का नाम लेकर ये अपने आप। मैडम सवाल टाइमिंग का है। नहीं, एक मिनट, मैं सब टाइमिंग, मेरा पहला प्रश्न, प्रथम जी ने जो पहला प्रश्न पूछा था मैंने वही सवाल सबसे पहले मैं उसका जवाब देती हूँ। आयुष जी आप थोड़े और अटेंटिव रहिए। राफेल का आपने नाम लिया, आपके बड़े नेता राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप में सॉरी बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट इशू कर दिया था राफेल गाने के लिए। बात होनी चाहिए। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठाते हैं और कांग्रेस का शेकी प्लैंक दिखाते हैं, राफेल पे मत जाइए। दूसरी बात, आप अडानी का बार बार नाम लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा चेक करिए हमारे देश में पिछले 10 सालों में किस पेस पे कौन कौन सी कंपनी बढ़ी है, और आज एक भारतीय कंपनी बढ़ रही है आगे, आपको आपत्ति है। लेकिन अगर ये बिल गेट्स है, अगर ये इलॉन मस्क है, आप ट्वीट करके उन एंटरप्रेन्योर्स को मुबारकबाद देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि अमेजॉन जब इंडिया आई और आप ही की सरकार के समय आई थी, उनका ग्रोथ रेट क्या था? उनका ग्रोथ रेट 27 गुना था, 27 गुना। वो बातें आप भूल जाते हैं। आज की तारीख में अगर एक ऑनेस्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर यहाँ पर नौकरियां देने की कोशिश कर रहा है या कुछ अपना काम कर रहा है, आप चाहते हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट हो, एक इंसान के ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट हो। आप थोड़ा इस बात को समझिए कि पार्लियामेंट का काम जनता के काम करने का है। ये आपको, क्योंकि एक चीज हमेशा आपको आपत्ति देती है, उसमें पार्लियामेंट का समय वेस्ट नहीं होता। और वापस इसी इशू पर आ जाते हैं ना, आप यहाँ की बातें क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ की बातें मत करिए। मैं आपसे फिर स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ, एक मैटर सब जुडिस है एक जगह, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो गलत कर रहे हैं रेड कर कर। आपको क्या मालूम वहां से भी अगर कुछ बरामद हो गया तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स कांग्रेस पार्टी लेकर चलती आई है, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स एंड नो एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी काम करती आई है, पिछले 70 सालों से जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री गर्व के साथ करते थे 1 रुपया चलता है तो 20 पैसा करीब गरीब के पास पहुंचता होगा, इस तरीके की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को ये समझ आना चाहिए कि भ्रष्टाचार आपने इस देश में चलाकर नागरिकों का नुकसान किया। इस नुकसान को ठीक करने के लिए अब एक नई न्याय व्यवस्था काम कर रही है, और आपको, अगर आप इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिक हैं, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। आपके नेता के यहां से अगर कैश बरामद होता है, उसको आप सब जुडिस बोलने के बजाय ये कहना चाहिए कि अच्छा कैश बरामद हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। गलत बात है। आज अगर छत्तीसगढ़ में 2500 करोड़ रुपए इलीगली इकट्ठा करे गए हैं तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे। ठीक है चारू जी, एक बात का जो आरोप बार बार आप लोगों की पार्टी पर लगता है, आप भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं, पार्टी का महाधिवेशन हो रहा है और उसी के पहले ये रेड्स पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं आप लोग उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं, डिरेल करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी ताकत से खड़े होंगे आपके सामने। क्या कहेंगी? जल्दी से 30 सेकंड। प्रथम जी, ये मेरा ना फेवरेट सवाल है, एकदम फेवरेट सवाल है। और आप ही के इंडिया टुडे, आपके कंपनी की मैगजीन इंडिया टुडे ने हर साल एक कवर पेज छापा है, और उस कवर पेज पे राहुल गांधी की फोटो है एक नए कैप्शन के साथ। 2008 में राहुल गांधी लॉन्च हुए, 2009 में फिर लॉन्च हुए, 2010 में फिर से लॉन्च हुए, 12 में लॉन्च हुए, 13 में लॉन्च हुए, 14 में लॉन्च हुए, 16 में लॉन्च हुए, 17 में, 19 में, 22 में, और अब फिर से 24 में होने जा रहे हैं। अब 23 में इन्होंने समापन किया। तो ये तो मैं आपके कंपनी की मैगजीन के बारे में बता रही हूँ। जो इंसान 15 साल से लॉन्च री लॉन्च होता जा रहा हो और फिर भी सक्सेसफुल ना हो पा रहा हो, आपको लगता है कि उसके मैराथन दौड़ने से भारतीय जनता पार्टी डरेगी? आयुष जी जल्दी से जवाब दे दें, डिबेट हमें खत्म करनी। जी बिल्कुल। इनका एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का शुरू से यही स्वरूप रहा है कि जब भी सवाल पूछो अडानी पर तो कह दिया जाता है कि तो राहुल गांधी पर डिबेट को ले आया जाता है, व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए जाते हैं। मैडम कह रही हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कैसे हो सकता है? अरे एक व्यक्ति का मामला नहीं है, लाखों करोड़ों निवेशकों के पैसे डूब गए हैं, लाखों करोड़ों निवेशकों की जीवन भर की कमाई डूब रही है। आप एक व्यक्ति का मामला बता दे रही हैं उसको।
और ये तो राफेल और अडानी के, तो मैं 2 मामले की बात कर रहा हूं। आप तो इतने सारे मामले हैं जो पड़े हुए हैं ईडी के पास, उनका अब तक क्या हुआ? आप जांच करिए। अगर आप छत्तीसगढ़ की जांच कर रहे हैं, आप झीरम कांड की जांच कीजिए, नसबंदी कांड की जांच कीजिए, नान घोटाले की जांच कीजिए, चिटफंड घोटाले की जांच कीजिए, पेंशन घोटाले की जांच कीजिए, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले की जांच कीजिए, आप स्काई वॉक की जांच कीजिए। 5 साल 6 साल से जो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच है, जो भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं, जिनके नाम पर जनता ने इनको घर बैठा दिया है, उसकी जांच नहीं हो रही है। राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री को, ईडी के डायरेक्टर को पत्र लिख रहा है कि 6000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी जांच करवा दीजिए। आप ही की एजेंसी, जिसको आप ईमानदार मानते हैं, उसी ईडी से कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से न्यूट्रल है, उसी ईडी से कह रहे हैं जांच करवा दीजिए, 6000 करोड़ की जांच करवा दीजिए, जनता के सामने आ जाएगा। जल्दी से 10 सेकंड रमन के बेटे का पनामा पेपर्स में नाम आता है, आप चुप हो जाते हैं। आपका डिबेट बहुत लेट शुरू हुआ। जल्दी से डिबेट पर जाना है इनकी। मैंने माना, लेकिन क्या उन मामलों में जांच होने का मतलब ये है कि इस मामले में जांच बंद हो जाए? क्या ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं? बहुत नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे। आप तो लगातार जांच चल रहे हैं, और आइए, स्वागत है आपके लिए। हम चाय बनवा कर रख रहे हैं, जितनी एजेंसियों को भेजना है और भेजिए। हम तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 24 तारीख को महाधिवेशन है। जो लोग महाधिवेशन के कार्यक्रम में, जो लोग महाधिवेशन के आयोजन में सदस्य हैं, जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, उन लोगों को आप चुन कर उनके ऊपर ईडी भेज रहे हैं। के लिए आयुष जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद के लिए। तो इनका घोटाला गलत, हमारा घोटाला सही, इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, इसी पर जो चर्चाएं हैं वो सिमट कर रह जाती हैं और जनता कहती है कि हम तो सोचते ही रह जाते हैं कि कौन सही कौन गलत। क्या भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी जो ये आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो सही है या भारतीय जनता पार्टी सही है? फैसला आपको लेना है, क्योंकि आरोप जो हैं वो भी गंभीर है। टाइमिंग पर जो सवाल उठते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाती है। लेकिन भाजपा का कहना है कि वो सभी चीज़ें, सभी काम एजेंसियां जो हैं वो संविधान के दायरे में रहकर कर रही हैं। फैसला आपको करना है। आज की दूसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां एक लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू और आरजेडी के बीच हुई कथित डील को लेकर सवाल पूछ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के 2 दिन की बैठक के दौरान जेडीयू से अलग होने के फैसले का ऐलान कर लिया है। उन्होंने बताया कि उनके साथियों ने और उन्होंने मिलकर नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया है, जिसका अध्यक्ष भी उन्हें ही यानी उपेंद्र कुशवाहा को चुन लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का नाम भी बताया है। सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा और इस बातचीत में, इस बयान में उन्होंने नई पार्टी का नाम भी बताया। नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है, और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करें। तो उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। उन्होंने अभी भी बताया उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से साथ छूट गया है और इसी के साथ ही आने वाले चुनावों के लिए नीतीश कुमार के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और अब उपेंद्र कुशवाहा, 3 जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े नेता अब नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन उनके साथ आरजेडी का साथ है। कुल मिलाकर 7 पार्टियों का महागठबंधन है उनके साथ में है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि नीतीश इस चुनौती का
तोड़ कैसे निकालते हैं जो अलग अलग पार्टियों से और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी से उन्हें आने वाले चुनावों में मिलने वाली है। हमारी अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है। इस बार राजधानी पटना के जेठुली में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के चलते कल जबरदस्त हिंसा देखने को मिली, जिसके दौरान फायरिंग भी हुई। इस मामले में अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति की मौत आज हुई है, 2 लोगों की मौत कल हुई थी इस हिंसा के बाद। 2 लोग अभी भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जो लोग इस घटना में घायल हुए थे। 8 घंटे तक की हिंसा चली थी। तोड़फोड़ और आगजनी में एक मैरिज हॉल और एक मकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। और आज सुबह भी इस मामले के चलते हिंसा और आगजनी देखने को मिली। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। घटना के पीछे की मुख्य वजह पिछले पंचायत चुनावों में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और मनमुटाव को बताया जा रहा है। इस मामले में अभी तक 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। विडंबना यह है कि जब यह घटना हुई तब पटना पुलिस के अधिकारी डीजीपी के साथ क्राइम के यानी अपराध के मामले पर ही मीटिंग कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि हिंसा के ज्यादा भड़कने का एक कारण यह भी था कि सभी शीर्ष पुलिस अधिकारी बैठक में थे और मामले ने देखते देखते तूल पकड़ लिया। कल हुई इस हिंसा में किस प्रकार का विध्वंस हुआ, इसका जायजा हमारे सहयोगी शशि भूषण ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। पटना के जेठुली गांव में जो हिंसा की घटना हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उसके बाद जो हिंसा हुई है जेठुली में, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट। ये आरोपी उमेश राय का मैरिज हॉल है, कम्युनिटी हॉल, जिसको कल आक्रोशित लोगों ने, जब चेनारिक राय और उनके करीबियों को गोली मारी गई तो इन इमारतों को आग के हवाले किया गया। ये आरोपी उमेश राय का मकान है। उमेश राय जो है वो बच्चा राय का भाई बताया जाता है और जो बच्चा राय है वो स्थानीय मुखिया के पति हैं। और हम आपको सीधे दिखाते हैं, ये देखिए राय निवास यहाँ पर जेठुली, श्रीमती मीणा देवी पूर्व उपाध्यक्षा जिला परिषद, ये उनका आवास है। और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस कदर हंगामा हुआ। कल 8 घंटे तक रविवार को हंगामा चलता रहा। लोग इस घर में घुसे, लगातार तोड़फोड़ को अंजाम दिया, घर को आग के हवाले कर दिया और आज नए सिरे से फिर आगजनी की वारदात हुई है। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था जो दूसरे पक्ष के लोग थे। और अभी जो आपको तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए ये जो कम्युनिटी हॉल है, जिसको मैरिज हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, उमेश राय की तरफ से बुकिंग होती थी उसकी, वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी और सभी को आग के हवाले कर दिया गया। एक एक तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दरअसल जेठुली के अंदर किस तरह का हंगामा चलता रहा। और इस हंगामे के बीच पुलिस के ऊपर सवाल हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का ये आरोप भी है कि जिस वक्त बच्चा राय और उसके जो समर्थक हैं वो फायरिंग कर रहे थे, उस वक्त पुलिस जो है मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 लोगों की जान चली गई। अभी भी इस इलाके में तनाव है और पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस को कई बार बैकफुट पे जाना पड़ता है, पत्थरबाजी होती है पुलिस के ऊपर, लेकिन इस वक्त ये धुआं जो थोड़ा कम उठ रहा है वो बता रहा है कि माहौल में किस तरह की गर्मी है और किस तरह यहाँ पे जो स्थिति है वो पटना में जहां सरकार बैठती है वहां से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है जेठुली, जहां इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वहां पर इस कदर हंगामा अपने आप में सरकार पर सवाल है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण। तो बिहार में हिंसा का दौर रुक नहीं रहा है। पटना के अलावा आरा में भी बीते 24 घंटे में 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि बिहार में आरजेडी के सरकार में शामिल होने के बाद जंगल राज लौट रहा है। तो वहीं सरकार कह रही है कि कोई जंगल राज नहीं है। खैर, आप खुद देख रहे हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप बिहार के वासी हैं, हिंसा हो रही है या शांति है, आप खुद फैसला लीजिए। आज लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे शाम 6 बजे देश की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।